आई थिंक मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। मैं थोड़ा डरता था। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, तो मैं क्लाइंट को या अपने मैनेजर को बहुत जल्दी से कम्युनिकेट नहीं करता था। मैं अपने पास ही रखता था। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं मैं एसक्यूएल भी सीख रहा हूँ, पावर बीआई भी, एक्सेल भी साथ में, और 2 महीने में कर लूंगा। मैं क्या भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। या तो मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग करी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी थी। अराउंड 2010 आई पास्ड आउट एंड आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट इन इन्फोसिस। सो अब आपको क्या लगता है, वॉज इट अ ग्रेट डिसीजन उस टाइम पे डेटा ज्वाइन करना? अगर आप कुछ और एसडी वगैरह रोल पे चले गए होते तो लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यू। हाँ, पता नहीं कैसी होती, खराब होती, सेम होती, और अच्छी होती, कुछ कह नहीं सकते ना। मैंने 1 साल आईटी की प्रिपरेशन करी, तब भी कुछ नहीं हुआ, राइट। फिर मैंने कैट वगैरह भी दिए, तो मेरे क्वांट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, 99 परसेंटाइल भी आती थी। इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं रहता था, ठीक है। आपको कौन सा टूल ज्यादा पसंद है, सीक्वल या फिर पाइथन? या मुझसे पूछोगे तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए पैशनेट हैं तो इवन यूनिवर्स विल हेल्प यू टू परस्यू दैट। और ऐसी ही एक एग्जांपल है अंकित बंसल, जिनको इन टोटल 14 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है एंड करंटली ही लेफ्ट हिज वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब एट Amazon एंड राइट नाउ ही इज परसुइंग अ फुल टाइम रोल एज एन एजुकेटर. He is helping people to transition into data roles. और आज के इस पॉडकास्ट पे हमने जानने की कोशिश की है अंकित से कि उनका पूरा करियर कैसा रहा, उनकी हर कंपनी में उनकी कैसी लर्निंग्स थी, उसके बाद आज की डेट में पीपल हु आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन इनटू डेटा फील्ड वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उनको उन गलतियों से कैसे कोप अप करना चाहिए सो दैट दे आर एबल टू क्रैक देयर इंटरव्यूज. ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि यू आर वेरी क्लियर विद द प्रॉपर रोड मैप. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम अंकित. Hey Ankit, thank you for accepting the invite and joining me today. Uh, थैंक यू राघव, इट्स माय प्लेजर एंड एक्साइटेड टू टॉक टू यू अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इनटू डेटा एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग। या वैसे तो अंकित आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. एवरीबडी नोज यू जो भी एनालिटिक्स या डेटा फील्ड में अपने आप को ट्रांजिशन करना चाह रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या थी, उसके बाद अब मल्टीपल कंपनीज आपने क्या क्या स्विच किया एंड हाउ डिड यू इवेंचुअली लैंडेड इन Amazon. सो ओवर टू यू अंकित. तो मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग करी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी थी। ओके। तो अराउंड 2010 आई पास्ड आउट एंड आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट इन इन्फोसिस। तो क्या था, मई जून में इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी 2010 में, और हमें ज्वाइनिंग मिली थी दिसंबर में इन्फोसिस में। सो देयर वाज अ 5-6 मंथ्स ऑफ गैप। तो उस टाइम एक दो कंपनीज के और इंटरव्यूज दिए थे, टीसीएस में भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, वहां भी मेरा ऑफर था, लेकिन मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करी। इन्फोसिस में सही था, मतलब 4-5 महीने की मस्त ट्रेनिंग रहती है मैसूर में। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सब फैसिलिटी रहती है। तो उसमें 4 महीने की ट्रेनिंग तो कॉमन होती है सबके लिए, फिर उसके बाद 1 महीने की स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है। मतलब किसी को जावा में डालते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट जो इन्फोसिस पे होंगे उस हिसाब से डालते होंगे वो। तो मुझे ट्रेनिंग हुई थी एसएपी अबैप में, पुणे में। जनरली सारी स्ट्रीम ट्रेनिंग वहीं होती है मैसूर में, लेकिन ये अबैप की ट्रेनिंग पुणे में होती है। पुणे में थी, तो मैं 1-1.5 महीने लगभग पुणे रहा था फिर। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी मैंगलोर में, इन्फोसिस मैंगलोर, नॉट बैंगलोर। ओके, मैंगलोर ऑन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जनरली लोग जाते हैं ट्रेनिंग के बाद इन्फोसिस में लोग, तो क्या है, तुरंत प्रोजेक्ट नहीं मिलता। थोड़ा बेंच पीरियड होता है 1-2 महीने का, है ना। धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स होती है तो उन लोगों को भी भेजा जाता है। तो हमारे केस में क्या हुआ, ऐसे भी वेब के प्रोजेक्ट ही नहीं थे उस टाइम मैंगलोर में। तो लगभग 3-4 महीने हम बेंच पे ही थे, ठीक है। तो बहुत ही, मतलब ये था कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो उसके बाद एक ईटीएल के प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए लोगों को, कि भाई इसमें रिक्वायरमेंट है, वहां जा सकते हो, 5 दिन की ट्रेनिंग देंगे तुम्हें। डेटा स्टेज एक टूल है, आईबीएम डेटा स्टेज, उसकी ट्रेनिंग देंगे, और जो है उसमें चले जाओ। तो बस वहां से मेरा ये डेटा वाला शुरू हो गया। नहीं तो शायद मैं एसएपी वगैरह में होता अगर वो प्रोजेक्ट नहीं मिला होता तो उन्होंने 5 दिन की डेटा स्टेज में ट्रेनिंग दी, और वहां से वो ईटीएल वाला शुरू हो गया। मतलब दैट्स हाउ आई गॉट एंटर्ड इनटू डेटा। तो ठीक है। अंकित, वाज दिस अ कॉन्शियस डिसीजन, आपको डेटा की तरफ कुछ इंटरेस्ट था या फिर मतलब ऐसा था कि भाई अभी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेट्स एक्सप्लोर दिस? उस टाइम इतनी
मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, एक्सपोजर भी नहीं था कि किस में जाना है। उसमें था जो जिसमें डाल देंगे उसमें चले जाएंगे। हम्म। हाँ, उस टाइम भी मुझे थोड़ा लगा था, एसक्यूएल मुझे अच्छी लगी थी ट्रेनिंग में भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसमें डाल देंगे। तो वो तो बाई चांस आई आई मूव्ड इनटू डेटा। सो अब आपको क्या लगता है, वॉज इट अ ग्रेट डिसीजन उस टाइम पे डेटा ज्वाइन करना? अगर आप कुछ और एसडी वगैरह रोल पे चले गए होते तो लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यू। हाँ, पता नहीं कैसी होती, खराब होती, सेम होती, और अच्छी होती, कुछ कह नहीं सकते ना। मतलब हमेशा दे आर टू पार्ट्स एंड यू हम्म। हैव टू चूज वन। लेकिन मेरे में मैंने चूज नहीं किया था। लेकिन मुझे लगता है मैं शायद और स्ट्रीम्स में इतना अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं हमेशा से मैथ्स स्टैटिक्स वगैरह में अच्छा रहा हूँ। मतलब स्टडीज में, स्कूल्स में भी मैथ्स में बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है ये डेटा फील्ड में थोड़ी मैथ्स वाला जो आपका एप्टीट्यूड है वो काम आता है, राइट। तो मुझे लगता है वो मेरा एप्टीट्यूड काम आ गया। मैं वैसे स्टडीज में इतना अच्छा नहीं था, केवल मेरी मैथ्स अच्छी थी। 10th में मेरे 66% थे सीबीएसई बोर्ड में। 12th में 63% थे। फिर मैंने एक साल आईआईटी की प्रिपरेशन करी, तब भी कुछ नहीं हुआ, राइट। फिर मैंने कैट वगैरह भी दिए, तो मेरे क्वांट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, 99% भी आती थी। इंग्लिश में और इतना अच्छा नहीं रहता था, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो मेरा मैथ्स अच्छा था शुरू से, वो कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड मुझे यहाँ डेटा एनालिटिक्स में हेल्प कर गया, और उस वजह से मेरा अच्छा कैरियर था। गॉट इट, गॉट इट। सो एक बोला जाता है ना, व्हेन देयर आर कोइंसिडेंसेस दैट मींस यू आर ऑन अ राइट पाथ। तो आपके जो पुराने राइट, कोइंसिडेंसेस थे वो इवेंचुअली आपको करेक्ट पाथ पे लेके गए और टुडे यू आर हियर। राइट। एंड एक और कोइंसिडेंस ये था कि एक तो ये मैथ्स वाला था, ठीक है। दूसरा ये था कि काफी टाइम, मतलब स्कूल टाइम में भी और कॉलेजेस में भी, काफी बच्चे जो मेरे साथ में, मतलब मेरे फ्रेंड्स कलीग्स, वो हम्म। मुझसे पढ़ने आते थे, राइट। कॉलेज में भी कई बार ऐसा होता था, वो एग्जाम से पहले पढ़ने आते थे, बोलते थे यार अंकित एक बार बस ऊपर ऊपर से बता दे, तू बता देता है तो क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो ये भी था कि कहीं ना कहीं वो टीचिंग का है नेचुरल कुछ, मतलब इनसाइड सम गॉड गिफ्ट है ना। तो ये कभी नहीं सोचा था कि फुल टाइम टीचिंग में मैं चला जाऊंगा, लेकिन हो गया इवेंचुअली, राइट। तो हाँ, काफी कोइंसिडेंसेस हुए हैं उसके बाद आई लैंड अप हियर। तो शायद आपका ये वही वाला एक्सपीरियंस आपको अभी काम आ रहा है। तो जब आप अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल ही इजी टर्म्स में ब्रेक डाउन करके कोई चीज उस टाइम पे सिखाया करते थे, वही सेम चीज राइट, आज आपकी वीडियोस में भी देखता हूँ कि भले जितना मर्जी मुश्किल कॉन्सेप्ट हो, आप इतने आसानी से उसको ब्रेक डाउन करके इतने सिंपल टर्म्स में आप समझाते हो कि इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन हु इज लुकिंग एट इट। तो राइट, दैट इज राइट। रियली कमेंडेबल एंड हेल्पफुल फॉर पीपल। तो अंकित, यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक मोर देन 14 years। आप, अकॉर्डिंग टू यू, ऐसी कौन सी चीज थी जो 14 years पहले भी रेलिवेंट थी और अभी भी रेलिवेंट है, और ऐसी कौन सी चीजें थी जो 14 years पहले रेलिवेंट थी पर नाउ इट्स आउट ऑफ डेट? आई थिंक कॉमन सेंस विल ऑलवेज बी देयर, right, relevant. So that is there, but I think technology wise, SQL was always there. उस टाइम भी हम एसक्यूएल में ही स्ट्रगल करते थे। इंटरव्यूज के टाइम जितने भी बच्चे थे, जैसे हम इन्फोसिस से स्विच करने का ट्राई करते थे, तो एवरीवन वाज ओके विद ईटीएल कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्टेज, लेकिन जहाँ एसक्यूएल लिखने की बारी आती थी, लोग फंस जाते थे। और आज भी वही है, राइट। 15 साल बाद भी चेंज नहीं हुआ है ज्यादा। वो बात अलग है, अब एसक्यूएल और ज्यादा यूज होने लगी है। उस टाइम केवल इतना ज्यादा यूज नहीं होती थी, थोड़ा बहुत जॉइंस वगैरह लोग पूछते थे, राइट। लेकिन अभी तो हम नेक्स्ट लेवल पे एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। तो एसक्यूएल इज समथिंग दैट will remain, I think, for next, I don't know how many years. So SQL will be relevant, right? And what is not relevant, nothing as such actually. See, what we think as technology has changed, this has changed, new things are coming. लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटल्स वही हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम ये जो ईटीएल टूल थे बहुत पॉपुलर थे, डेटा स्टेज, इन्फॉर्मेटिका एंड ऑल। अभी और न्यू ईटीएल टूल आ गए, एडीएफ काफी पॉपुलर है, राइट। और भी एडब्ल्यूएस ग्लू है। लेकिन आप देखो तो कॉन्सेप्ट वही है ना। थोड़ा उन्हें और फैंसी बना दिया है, थोड़ा डेटा ज्यादा आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जो डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट हम तब पढ़ते थे, वो अब पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंज हो गया है, राइट। तो हमें लगता है कि काफी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन चेंज नहीं होती चीजें। वो आपका देखने का तरीका है। तो अगर मैं 14 साल काम किया, तो ऐसा नहीं है मेरा पुराना जो भी काम किया है वो वेस्ट हुआ। मुझे लगता है ऐसी कोई चीज नहीं होती आप पढ़ो और वो बाद में काम ना है, कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाती है। और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दे आर टॉप ऑफ ऑन द फंडामेंटल्स। तो अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो एनी टेक्नोलॉजी यू कैन पिक वेरी फास्ट। गॉट इट, गॉट इट। सो बेसिकली वही बात है कि अगर आपके
जो भी आप फाउंडेशन स्किल्स पे अगर अच्छे से काम करोगे, देन इवेंचुअली यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एसक्यूएल आता है, राइट, आप एक महीने में अच्छे से स्नोफ्लैक सीख सकते हो। हम्म। स्नोफ्लैक में सब एसक्यूएल पे ही चलता है, उसके थोड़े आर्किटेक्चर वगैरह समझना होगा। लेकिन हम्म। एक महीने में अगर आपका एसक्यूएल बहुत अच्छा है तो बहुत जल्दी आप पिकअप कर सकते हो और स्नोफ्लैक सीख सकते हो एक डेढ़ महीने में। और बहुत डिमांड है स्नोफ्लैक की, अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। आपको बस डेढ़ दो महीने लग के स्नोफ्लैक पढ़ना है अगर आपका एसक्यूएल ऑलरेडी सेट है तो। करेक्ट। अंकित, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट स्किल्स आर रेलेवेंट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2025? आपके अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी टॉप स्किल्स हैं जो किसी को आनी ही चाहिए टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2025? ठीक है, तो देखो, एक तो मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा बेसिक एक्सेल सीखो, क्योंकि एक्सेल क्या है ना, बहुत बेसिक चीज है। जरूरी नहीं है हमेशा आपको बहुत ज्यादा डेटा पे काम करना होगा। आपका मैनेजर बोल सकता है छोटा सा डेटा है एक्सेल में, ये करके दे दो फटाफट, है ना। उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो डेटाबेस में डाले, क्वेरी करे। तो एक्सेल एक बेसिक आना चाहिए आपको, कैसे फॉर्मूलाज वगैरह लिखने हैं, पिवट टेबल, बेसिक चार्ट। वीबी वगैरह नहीं सीखना, वीबी वगैरह पुराना हो गया। आपको सीखना है तो क्वेरी एडिटर सीख लो, पावर क्वेरी एडिटर, राइट। वो काफी अच्छा है अगर आपको डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्सेल में, तो पावर क्वेरी एडिटर। तो इतना ही सीखना है बस, राइट। बेसिक फंक्शंस वगैरह कैसे करते हैं, और पिवट टेबल, चार्ट्स, और पावर क्वेरी एडिटर। तो एक्सेल तो जरूरी है, मुझे लगता है सबको सीखना चाहिए। मतलब डेटा एनालिस्ट नहीं, कोई भी डेटा इंजीनियर, डेटा में जो भी है, एक्सेल सीखना चाहिए, राइट। दूसरा जो सबको सीखना चाहिए वो एसक्यूएल। मैंने काफी बार बोल भी दिया है वो, क्योंकि एसक्यूएल इज द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेसेस। तो अगर मोस्टली योर डेटा विल बी इन सम काइंड ऑफ डेटाबेस, इवन नाउ इन नॉट इन डेटाबेस, राइट नाउ इफ योर डेटा इज इन डेटा लेक S3 or anywhere, right? Now there are ways to directly read data from data lake using SQL, right? For example, Athena है, AWS Athena, उसमें आप कोई डेटाबेस नहीं है, आप डायरेक्टली S3 से क्वेरी कर सकते हो, राइट। सो देयर आर वेज टू डू इट, एंड वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एसक्यूएल, राइट। तो सब कुछ एसक्यूएल में ही होने वाला है। आप स्पार्क में भी एसक्यूएल लिख सकते हो, राइट। जितने भी ये डेटा वेयर हाउस हैं, बिग क्वेरी, रेडशिफ्ट, स्नोफ्लेक, ऑल एसक्यूएल बेस्ड, राइट। तो एसक्यूएल तो आप लोग को सीखना पड़ेगा, और बेसिक नहीं। एक्सेल में बेसिक चलेगा, एसक्यूएल में बेसिक नहीं चलेगा। क्योंकि पहले क्या है, पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है आपको, तो अच्छे खासे एडवांस क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो एसक्यूएल तो अच्छे से करना है, 2-3 महीने लग के, ठीक है। तो एक्सेल और एसक्यूएल तो बेसिक चीजें हैं, आपको करनी है अगर आप डेटा एनालिस्ट रोल में जाना चाहते हो। इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद अब एड ऑन चीजें आती हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें तो उसके बाद डिफरेंट थिंग्स हैं, बेस्ड ऑन कौन सा टूल आप यूज करना चाहते हो या जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कोई कह सकता है कि टैबलू आना चाहिए, कोई कह सकता है पावर बीआई आना चाहिए, राइट। उसमें आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाना। अगर आपको बेसिक पता है, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन बना सकते हो, काफी है। पावर बीआई में भी, टैबलू में भी, ठीक है। तो इनमें से एक टूल चूज करना है आपको, बेस्ड ऑन आपका क्या इंटरेस्ट है या जेडी क्या है, हम्म। ठीक है। फोर्थ थिंग विच इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इज पाइथन, ठीक है। तो पाइथन क्या है ना, पाइथन डेटा एनालिसिस के लिए तो आप जनरली एसक्यूएल ही यूज करोगे, लेकिन जो ऑटोमेशन कर सकते हो आप पाइथन से, वो किसी और टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। कुछ भी छोटा से छोटा ऑटोमेशन आपको करना हो पाइथन में, बहुत आसान है, ठीक है। जनरली पांडास वगैरह सीखते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है वो जो पांडास जो करता है वो वही करता है, जॉइन एग्रीगेशन दिस दैट, जो एसक्यूएल में होता है। तो मोस्टली अगर डेटाबेस में है, तो आप एसक्यूएल में कर सकते हो, राइट। लेकिन पाइथन आती है ऑटोमेशन में ज्यादा। जितना मैंने काम किया है, मैंने तो यही समझा है। मैंने पांडास वगैरह को डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं किया, मे बी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग के लिए विद इन पाइथन स्क्रिप्ट कहीं यूज किया होगा, कुछ ऑटोमेट कर रहा हूँ उसमें, मुझे कुछ करना है तो मैंने पांडास यूज कर लिया होगा। तो ज्यादा ऑटोमेशन में यूज होता है। या फिर अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में जा रहे हो, तो आपको पाइथन आने ही आना चाहिए, क्योंकि वो पूरा पाइथन में ही चलता है। नहीं तो अगर आप बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन, राइट, जैसे व्हाट आर वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, इफ एल्स कंडीशन, राइट, और बेसिक ऑफ numpy एंड pandas, इतना आप पढ़ लो तो काफी है। लेकिन वो ऑप्शनल है बाद में, पहले आपको एक्सेल, एसक्यूएल और एक बीआई टूल पे काम करना है। हम्म। तो उतना आई थिंक गुड इनफ। लोग पता है क्या करते हैं, लोग दसियों चीज सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं, AWS भी सीख रहे हैं, एज्योर में भी जा रहे हैं, लेकिन उनसे आप कोई भी एक चीज पूछोगे ना, तो वो कुछ नहीं बता पाते। तो मुझे करेक्ट। लगता है कि 2-3 टूल पकड़ो अच्छे से, और उसमें इन डेप्थ जाओ।
और आपको जॉब आराम से मिलेगी। मतलब आप रिज्यूमे पे लिख सकते हो थोड़ा ओवरव्यू लेके, मुझे ये आता है, लेकिन ड्यूरिंग इंटरव्यू यू कैन टेल मेरे दो तीन चीज ये कोर है मुझे अच्छे से आती है। और इंटरव्यू उस पर ही पूछेगा, और ज्यादा काम भी उन पे ही होता है, एसक्यूएल एक्सेल और इन पे ही। तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं मुझे लगता है। मतलब लोग इतना डरे रहते हैं कि कैसे करें, लेकिन वो फोकस नहीं है एक्चुअली। एक 15 दिन कुछ पढ़ते हैं, फिर कहीं और कोई कहता है अरे ये अच्छा है, ये पढ़ लो, वहां मूव हो जाते हैं, कोई कहता है एआई आ रही है। तो वो डरे रहते हैं और ठीक से फोकस ही नहीं कर पाते 2-3 महीने लग के एक चीज पे। तो आई थिंक रोड मैप इज क्लियर, इट इज ऑल अबाउट फोकस एंड डिटर्मिनेशन। अंकित, यहाँ पे आपने एक और चीज बोला कि जैसे इंटरव्यू में लोग बहुत ज्यादा चीजें बोल देते हैं, या फिर ये मैं एक जगह पढ़ रहा था एनालिटिक्स में, इफ 100 पीपल आर गिविंग इंटरव्यूज, 90 लोग तो बेसिक एसक्यूएल का राउंड ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस पे आपका टेक जानना चाहूंगा, क्योंकि सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू वुड हैव बीन दी अदर साइड ऑफ द टेबल, जहाँ पे आपने इंटरव्यूज बहुत ज्यादा कंडक्ट भी किए होंगे। मेजरली लोग कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, और किन किन चीजों पे दे शुड प्रिपेयर वेल टू क्रैक जॉब्स? तो मैं बताऊं, मैंने ना अमेजोन में बहुत इंटरव्यूज दिए हैं। जब मैं अमेजोन में 3.5 साल था, क्योंकि मैंने कोविड टाइम पे ज्वाइन किया, तो काफी एट्रिशन था, तो हमें काफी लोग ज्वाइन करने थे, हमारी टीम भी ग्रो हो रही थी। तो डेटा इंजीनियर्स भी हायर करने थे। और BI इज लाइक ऑफ डेटा एनालिस्ट इन इन अमेजोन, दे आर BI इंजीनियर्स, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, बट दे आर काइंड ऑफ डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। तो उसके लिए हमारा क्या रहता था, एक रिटन राउंड रहता था पहले, राइट। उसमें हम एसक्यूएल और पाइथन के क्वेश्चन देते थे। तो जो डेटा एनालिस्ट वाला था उसमें थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहते थे BI वाले में, और डेटा इंजीनियर में थोड़ा ज्यादा लेवल था, एसक्यूएल और पाइथन दोनों। तो यू वॉन्ट बिलीव, 80% पीपल तो वो रिटन राउंड ही क्लियर नहीं कर पाते थे। ठीक है। एक एक पोजीशन के लिए हमने 30-30 40-40 इंटरव्यू लिए हैं। ठीक है। ये समझो 10 में से 8 लोग तो वहीं रिजेक्ट हो गए। फिर जो दो बचे, फिर उनका हायरिंग मैनेजर राउंड होता था, तो कभी मैनेजर को पसंद नहीं आया बंदा, राइट। फिर उनका और इंटरव्यूज होते थे बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, तो वहां रिजेक्ट हो जाते थे। तो एक बंदे को हायर करने के लिए 25-30 इंटरव्यूज, हमें 25-30 लोगों को इंटरव्यू करना पड़ता था। एक्चुअली दैट वाज माय मोटिवेशन आल्सो टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं देखता था यार लोग एसक्यूएल ही नहीं कर पा रहे। 10 में से 8 लोग एसक्यूएल में ही फेल हो जा रहे हो, इतना भी टफ हमने पेपर नहीं बनाया था। एटलीस्ट BIs के लिए तो बिल्कुल ही टफ नहीं था, वो मीडियम था मतलब मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा यार बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री में। तो दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेशन टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल आल्सो। तो मैंने 2020 में अमेजोन ज्वाइन किया, 2 साल बहुत इंटरव्यू लिए, और 2022 में मैंने फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मुझे लगा आई थिंक आई शुड टीच, मुझे आता भी है, पढ़ा सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट दैट हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो आई थिंक इंटरव्यूज के लिए एसक्यूएल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक्स, राइट। और दूसरा एक, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको एक अपना प्रोजेक्ट बताने का भी एक अंदाज अच्छा ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। आपको एंड टू एंड बताना पड़ेगा, किस प्रोजेक्ट पे काम किया, कहाँ से डेटा आ रहा था, क्या आपने मैट्रिक्स बनाई, क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या बिजनेस था उसके अराउंड। तो वो थोड़ा अच्छे से एक स्टोरी टेलिंग होती है। ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, शुरू में डेटा एनालिटिक्स इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, है ना। अगर आप वहीं से ठीक से नहीं बता पा रहे, तो वो एक बैड इंप्रेशन आ जाता है। ठीक है। और फिर वो एंड तक रहता है, तो इंटरव्यू सोचता है अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से बता दिया, उसके बाद थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस भी बता दिए, तो हो गया काम, इतना टफ नहीं है। लेकिन लोग बता ही नहीं पाते, अटकते हैं, उन्हें एक्चुअल में भी नहीं पता होता, उनसे बस बोला गया होता है कि ये है, ये मैट्रिक्स बना दो, वो बना देते हैं, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। तो ऐसे काम नहीं करना है, आपको अच्छे से काम करना है अपने प्रोजेक्ट में, कि क्यों बनवा रहे हैं ये, क्या फायदा हो रहा है, इससे क्या एक्शंस ले रहे हैं, इस डैशबोर्ड से, इस मैट्रिक से कोई बिजनेस यूजर क्या हेल्प हो रही है उसे, राइट। और आपके डेटा सोर्सेज के बारे में आपने क्या कोड लिखा है, अच्छे से समझाओगे तो यार इतना टफ नहीं है। लोग बेसिक पे काम नहीं करके बहुत उल्टा सीधा उधर उधर देखते रहते हैं, डरते रहते हैं कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, और जो बेसिक है वही टूटा पड़ा है। तो मुझे लगता है इतना टफ है नहीं, लेकिन बना दिया गया है। गॉट इट, गॉट इट। अंकित, एक और चीज है जो बहुत कॉमनली, जैसे मेरे को भी लिंक्डइन पे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, लेट से आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं की है, जैसे आपने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है, मैं एक इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने तो बीटेक भी नहीं की है। तो एक इस पॉइंट पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है कि क्या नॉन टेक्निकल या नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाले लोग ट्रांजिशन कर सकते हैं एनालिटिक्स में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, कोडिंग से मतलब होता है ये पाइथन वगैरह। एसक्यूएल इज ए क्वेरी लैंग्वेज, एक्चुअल एसक्यूएल इज नॉट कोडिंग।
हम्म। ठीक है, तो अगर आप एसक्यूएल से भी डर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता, एसक्यूएल तो पढ़नी पड़ेगी आपको। लेकिन पाइथन वगैरह इनिशियली इट इज ओके। आपको डेटा एनालिटिक्स में आप विदाउट पाइथन और एनी कोडिंग नॉलेज यू कैन मूव इजीली, राइट, क्योंकि एसक्यूएल इज ए क्वेरी लैंग्वेज। तो आप थोड़ा फोकस करके पढ़ोगे तो हो जाएगा, इट इज नॉट कोडिंग लैंग्वेज। हम्म। ठीक है। इसके अलावा जो बीआई टूल होते हैं वो तो मोस्टली ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। हम्म। एक्सेल में भी कोई कोडिंग है नहीं एज सच, नॉर्मली सिंपल फॉर्मूला वगैरह आप यूज करते हो, सम लेंथ, वो एसक्यूएल वाला भी वही फंडा है। हम्म। ठीक है। और उसके अलावा पावर बी और टैबलो में तो ज्यादा है ही नहीं, अगेन थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिखना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो आपको एक डेटा के प्रति प्यार होना चाहिए, नंबर्स के प्रति, कि आप नंबर्स देख के घबराओ नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ आना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो अगेन यू मे स्ट्रगल लिटिल बिट, है ना। तो थोड़ा मैथ आना चाहिए, कोडिंग इज ओके। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कोडिंग उन्हें कभी ना कभी सीखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पाइथन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा सामने, लेकिन शुरू में डेटा एनालिटिक्स में मूव होने के लिए आई थिंक नहीं चाहिए कोडिंग। यस, करेक्ट। तो इस पे मे भी अगर आपको कोडिंग का बेसिक आता है, बाकी आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स, जैसे चैट जीपीटी इज अ सुपर हेल्प फॉर यू। आपको बेसिक कोडिंग सुपर आती है हेल्पफुल। और उससे लिखवा लो कुछ भी, एंड यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। आपको प्रो लेवल कोडिंग करने की एब्सोल्युटली जरूरत ही नहीं एब्सोल्युटली। है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल लर्न, राइट। तो अगर बेसिक सीख लो तो काफी है आजकल। हाँ, पाइथन वगैरह, लेकिन एसक्यूएल वगैरह में इतना हेल्प नहीं मिलती चैट जीपीटी से। मैंने काफी ट्राई किया है, काफी टाइम वो गलत दे देता है, क्योंकि लिटिल डिफरेंट है एसक्यूएल, लेकिन पाइथन वगैरह में वो अच्छा कोड लिखता है चैट करेक्ट। जीपीटी। हाँ, क्योंकि सीक्वल में ऐसा रहता ना कि टेबल का स्ट्रक्चर उसको नहीं पता, कॉलम्स नहीं पता, पर पाइथन एज अ जेनेरिक लैंग्वेज, हाँ, उस पे सब कुछ आप उसको लिखोगे तो एंड टू एंड इतना बढ़िया कोड लिख के देता ना कि पहली अटेम्प्ट में कोड रन हो जाता है। राइट राइट। तो अंकित, एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। डेटा फील्ड में बहुत ऐसे दो तीन बहुत सिमिलर रोल्स हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और बीआई एनालिस्ट। मेजरली इनमें कुछ डिफरेंस है भी है, या फिर मतलब अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पोजीशन को अलग नाम दे दिया गया है? क्योंकि जेडी तो सबका सेम ही रहता है। एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग है, मतलब हम्म। फॉर मी ऑल्सो। अमेजोन में भी बिजनेस एनालिस्ट रोल्स अलग हैं एंड डेटा एनालिस्ट रोल्स अलग हैं। ठीक हम्म। है। जेडी देखोगे तो वही रहता है। हम्म। ठीक है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, एसक्यूएल, एक्सेल, दोस काइंड ऑफ थिंग, टैबलू। तो मुझे लगता है थोड़ा मिक्सअप है। मैं ये नहीं कह सकता कहीं बिजनेस एनालिस्ट रोल है तो वो लेस टेक्निकल होगा। वो उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोजेक्ट में, उस कंपनी में, उस हिसाब से तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। In general, what my understanding is, data analyst is more technical than business analyst, हम्म। right? In general, but अभी मिक्स हो जाता है थोड़ा। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम बहुत ज्यादा मैट्रिक्स वगैरह बनाना नहीं होता। ठीक है, उसको टूल्स वगैरह, मतलब उसको मोस्टली एक्सेल पे काम करना रहता है बिजनेस एनालिस्ट को, राइट, अगर देखा जाए तो। लेकिन डेटा एनालिस्ट इज मोर टेक्निकल, ही कैन वर्क ऑन टूल्स एंड अदर थिंग्स। हम्म। लेकिन सब मिक्सअप है यार, मतलब दोनों को एसक्यूएल आनी चाहिए मुझे लगता है। और काफी बस ऐसे किसी ने बिजनेस एनालिस्ट बना दिया लेकिन वो डेटा एनालिस्ट वाला काम कर रहा है, कहीं डेटा एनालिस्ट है बिजनेस एनालिस्ट वाला काम कर रहा है, तो सब मिक्सअप है मुझे लगता है। मेरे तो दोनों रोल अब सेम ही लगते हैं, कोई पूछता है तो। ऑनेस्टली मैं भी सबको यही बोलता हूँ कि रोल सेम है अब। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो मैं मीशो में था, और मीशो में मेरी पोजीशन बिजनेस एनालिस्ट थी। और अभी मैं स्विगी में हूँ, तो स्विगी में मेरी पोजीशन बिजनेस एनालिस्ट ही है। काम मैं पूरा वही करता हूँ जो डेटा एनालिस्ट करता है। और डेटा एनालिस्ट की पोजीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है दोनों कंपनीज में। तो पोजीशन का नाम ही बिजनेस एग्जैक्टली। एनालिस्ट है। तो हाँ, कंफ्यूजिंग है काफी। अमेजोन में भी दोनों हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी ने बना दिया होगा, कोई बिजनेस एनालिस्ट बैकग्राउंड से आया होगा तो उसने एक बिजनेस एनालिस्ट का बना दिया होगा। लेकिन मुझे लगता है सेम ही रहते हैं दोनों। हम्म। वो फालतू कंफ्यूजन है लोग। अंकित, लाइक देर आर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम टीयर 3 टीयर 2 कॉलेजेस। उन लोगों के लिए इट्स नॉट वेरी इजी टू क्रैक एन इंटर्नशिप, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट्स हैं नहीं है। इंटर्नशिप्स के लिए कैंपस में कोई आ नहीं रही है कंपनीज। मेजरली उनको लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करना पड़ता है इंटर्नशिप्स के लिए, एंड ऑल पीपल आर नॉट एबल टू सिक्योर एन इंटर्नशिप। उस केस में हाउ राइट। कैन दे क्रिएट अ रेज्यूमे विच कैन स्टैंड आउट एंड हेल्प उनको, कि मतलब वो जब भी जॉब में जाएं, या फिर कोई भी रिक्रूटर उनका एचआर, कोई भी एचआर उनका सीवी देखे, सो इट इज नॉट गेटिंग रिजेक्टेड ऑन द बेसिस कि उन्होंने इंटर्नशिप नहीं की है। तो ऐसी वो क्या चीजें डाल सकते हैं अपने रिज्यूमे में? सिंपल है यार, तुम्हें एक गिटहब प्रोफाइल बनाना होगा बढ़िया सा। हम्म। ठीक है, तुम एक बढ़िया गिटहब प्रोफाइल बना लो तो बहुत चांसेस हैं कि तुम्हारा रिज्यूमे रिजेक्ट नहीं होगा। हम्म। ठीक है। अब बढ़िया गिटहब प्रोफाइल का क्या मतलब है?
बढ़िया का ये मतलब है कि यार तुमने कोर्स तो किए होंगे, जो भी पढ़ा है तुमने, एसक्यूएल पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, या टैबलू पढ़ा है, एक्सेल पढ़ी है, लेकिन यार तुम्हें अब शोकेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब 100 रिज्यूमे आ रहे हैं किसी के पास, तो वो, ये फ्रेशर्स को तो पता ही नहीं चलता ना, एक्सपीरियंस में तो देख लो क्या प्रोजेक्ट किए हैं किस कंपनी में, फ्रेशर्स का तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो उसके लिए फिर गिटहब प्रोफाइल ही है जो आपको थोड़ा स्टैंड आउट कर सकती है, ठीक है। तो आप गिटहब प्रोफाइल बनाओ, जो भी आपने, जो भी कोर्स किए हैं, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे, नहीं कि ये तो करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ बिजनेस स्टडी या जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट अच्छे से डालो डिटेल में, एक एक प्रोजेक्ट कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, उन्होंने क्या किया, उसका कोड डालो, कुछ आर्किटेक्चर है तो उसके स्नैपशॉट वगैरह पूरा डालो डिटेल में, आराम से बैठ के एक एक प्रोजेक्ट का डिटेल में गिटअप बनाओ, हम्म। ठीक है। तो आपने अगर 2-3 प्रोजेक्ट का गिटहब में डाल दिया, और वो गिटहब का लिंक आप रिज्यूमे में डाल दो, और रिज्यूमे भी थोड़ा ठीक हो, ऐसा नहीं रिज्यूमे कुछ भी उल्टा सीधा बना दिया, रिज्यूमे में भी जो प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं उनका 2-3 लाइन का अच्छा डिस्क्रिप्शन, चैट जीपीटी वगैरह से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो वो अच्छे से बना दो, लेकिन गिटहब प्रोफाइल ही आपको हेल्प करेगी एज ए फ्रेशर, नहीं तो बहुत मुश्किल है आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होना भी, क्योंकि 100 में से अगर 10 लोगों का गिटहब प्रोफाइल है तो पहले उनको ही लिया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जाएगा, आप बैठे रह जाओगे। तो प्रोजेक्ट बनाओ और गिटहब पे डालो, यही काम है फ्रेशर्स का। गॉट इट। अंकित, एआई से डरने की जरूरत है क्या डेटा वर्ल्ड में? जैसे बोलते हो भाई एआई जॉब खा लेगा तुम्हारी, एंड पीपल गेट स्केर्ड कि भाई एनालिटिक्स में नहीं जाएंगे, इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 साल बाद सब कुछ एआई कर रहा होगा, जीपीटी कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? मैं तुमसे पूछता हूँ पहले, तुम्हें क्या डर लगता है एआई से? अरे मैं जेन्युइनली एआई को सुपर पावर मानता हूँ। हम्म। ठीक है, जो चीज मुझे correct, नहीं आती है वो मैं बस इंग्लिश में उसको समझाता हूँ, भाई मुझे ये करना है, और वो इतनी हम्म। जल्दी मेरे को पूरा कोड लिख के देता है। और जो चीज लेट से मेरे को अपस्किल करने में 2 महीने लग जाते हैं, वो प्रोजेक्ट ही मैं 2 घंटे में डिलीवर कर देता हूँ। तो मैं तो इसको फेयर नहीं मानता correct, हूँ। आई रियली बिलीव इट्स अ सुपर पावर। right. So there is a saying that AI will not replace you, but the people who are using AI will replace you, and that is true, right? Let's say in your project there are 10 people, right? And you guys are doing some work. Now, maybe people who are using AI doing a more work, हम्म। right? So there might be a possibility कि मैनेजमेंट को लगेगा 10 लोगों की जरूरत नहीं है, हम्म। अभी 6-7 लोगों में काम हो जाएगा। हम्म। अब वो 6-7 कौन होंगे? जो एआई यूज कर रहे थे, ठीक है, जो अपने पुराने ढंगे पे ही काम कर रहे थे, एआई यूज नहीं कर रहे हैं, रिलक्टेंट है, अरे ठीक है, तो उन लोगों का निकल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एज ए फ्रेशर इतना इतना चिंता नहीं करनी है कि, क्योंकि फ्रेशर से कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं करता, आपको बेसिक आने चाहिए, हम्म। लेकिन एज ए एक्सपीरियंस पर्सन यू शुड बी एबल टू नो हाउ टू यूज एआई इन योर फेवर, ठीक है। कोई भी काम आप कैसे फास्ट कर रहे हो, अगर आप नहीं यूज करोगे एआई तो you should be scared of AI if you are not using it. If you are using it, then it will help you in grow faster. So that is what my take is. अंकित, वन एडवाइस जो आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को हु वांट टू ट्रांजिशन इनटू डेटा इंडस्ट्री बेसिकली? I think curiosity is very important. ठीक है। तो जैसे हम कोई चीज सीखने शुरू करते हैं, ठीक है, एक बहुत स्टैटिक्स भी है ओडेमी पे भी, कि जितने लोग कोर्स लेते हैं, आई थिंक 90% ऑफ द पीपल डोंट कंप्लीट इट, ठीक है। तो मुझे लगता है आप जो भी चीज सीखने जा रहे हो ना, अभी क्या है ना, बहुत डिस्ट्रैक्शन में काम कर रहे हैं हम, ये सोशल मीडिया की वजह से, और बहुत सारे स्कैमर्स भी है कि यू शुड लर्न दिस दैट। मुझे लगता है कि अभी भी, कितना भी वर्ल्ड इज चेंजिंग, यू शुड फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं मैं एसक्यूएल भी सीख रहा हूँ, पावर बीआई भी, एक्सेल भी साथ में, और 2 महीने में कर लूंगा। मैं कहा भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक चीज एक बार में सीखो, ठीक है। तुम एक्सेल सीख रहे हो तो और सब भूल जाओ, दुनिया में क्या हो रहा है, अपना मोबाइल बंद कर दो, एक्सेल पे फोकस करो, कोई एक भी पहले चूज कर लो कौन सा कोर्स अच्छा है, ये कोर्स लूंगा या वीडियो लूंगा मैं देखूंगा यूट्यूब पे, और उसको पूरा एंड टू एंड कर दो। बीच में फंसोगे, बीच में तुम्हें लगेगा अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे आपको गिव अप नहीं करना है, वही एक पॉइंट है, अगर आप वहां से निकल गए तो एकदम फास्ट जाओगे। और आजकल तो आप अगेन चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, कोई कोर्स देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, बीच में कोई चीज समझ में नहीं आई, तो ऐसा नहीं उसको स्किप करके आगे बढ़ गए, उसको समझो, पूरा क्लियर करो कैसे हुआ ये, चैट जीपीटी से हेल्प लो, गूगल करो, ठीक है, वहां पे गिव अप नहीं करना है। फिर थोड़ा सा आपका
फ्रिक्शन आया बिकॉज ऑफ दिस, फिर आप जाओगे तो फिर बहुत तेजी से बढ़ जाओगे। तो हम्म। एक चीज पे फोकस करो, खत्म करो, दूसरी चीज पकड़ो, खत्म करो। ऐसा डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में रहोगे कि एक दिन ये पढ़ लिया, 2 दिन वो पढ़ लिया, अच्छा ये बोल रहा है, ये चल रहा है, तो चलो ये पढ़ लें, वो नहीं होगा। तुम्हें बेसिक चीज पढ़नी है, अच्छे से इन डेप्थ पढ़नी है और आगे बढ़ना है। तो यही मेरी एडवाइस है कि थोड़ा फोकस रहना है और ज्यादा इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देना। करेक्ट, ग्रेट एडवाइस अंकित। बेसिकली होता ये है कि लोग मोटिवेशन ही लूज कर देते हैं एक बार अगर कहीं पे फंस जाएं तो। सो यू शुड नेवर राइट। डू दैट एंड बी कमिटेड। जो भी आपको चीज करनी है वहां तक पहुंचने के लिए बी कमिटेड। सो राइट। अंकित, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई हैड। सो आई वुड लाइक टू जंप इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट जो थोड़ा सा फन और एंटरटेनिंग रहने वाला है, विच इज द रैपिड फायर राउंड। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज बेटर फॉर यू? आप या फिर आपको कौन सा टूल ज्यादा पसंद है, सीक्वल या फिर पाइथन? या मुझसे पूछोगे तो SQL, लेकिन एसक्यूएल और पाइथन के अलग अलग यूज केसेस हैं। आई मीन वी शुड नॉट कंपेयर। इफ यू आर कंपेयरिंग ओनली फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस, देन एसक्यूएल इज फार फार बेटर, एटलीस्ट फॉर मी। बट Python is general purpose language. You can do a lot of things, right? So it is not comparable. But if you are comparing only for data analysis purpose, I think SQL is better, faster, everything. आपकी हर कंपनी से एक लर्निंग बताओ कि आपने इन्फोसिस से क्या सीखा, फिर आपने डिलॉयट से क्या सीखा, आपने amazon से क्या सीखा, विच इज इवेंचुअली हेल्पिंग यू टुडे। यार इन्फोसिस में फ्रेशर्स थे, हम्म। तो थोड़ा पंक्चुअलिटी, पहले कॉलेज में ऐसे ही होता है, पहली बार ऐसा होता है ना, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, थोड़ा टाइम पे आना है, टाइम पे जाना नहीं, लेकिन मीटिंग्स वगैरह तो होती थी कि 10 बजे मीटिंग है तो 10 बजे, है ना। तो वो सब चीजें होती थी। वो कॉलेज लाइफ से एकदम इन्फोसिस में आए तो वो सब काफी कुछ सीखने को मिला, डिसिप्लिन एंड ऑल। तो इन्फोसिस में काफी यार सीखने को कम मिला, मुझे लगता है बाकी काफी एक्सपीरियंस थे। ठीक है कि फ्रेंड्स वगैरह, मस्ती मौज, तो फर्स्ट कंपनी में यही रहता है जनरली, लोग थोड़ा फ्रेशर्स वाला ही माहौल रहता है। तो इन्फोसिस में ऐसा था। फिर मैंने IBM ज्वाइन करी थी। IBM में तो मैंने वहां पे जनरली डेटा स्टेज पे काम किया था, इन्फोसिस में। और थोड़ा बहुत सिक्वल जानता था, थोड़ा बहुत यूनिक्स जानता था। अभी IBM में क्या हुआ, एक टीम थी, डेटाबेस टीम, तो वो लोग काफी सिक्वल वगैरह हमें व्यू बना के देते थे, यू कैन यूज इट। ठीक है, तो मैं ज्यादा एसक्यूएल नहीं लिखनी होती थी, वो लोग बना के देते थे कि ये एसक्यूएल है, तुम अपने ETL टूल में यूज कर लो। तो वहां से मैंने देख देख के काफी सीखा एसक्यूएल। आईबीएम में 1 साल काम किया। वहां पे क्या था, हम ANZ के लिए काम करते थे, क्लाइंट ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक, तो कभी कभी उनके ऑफिस जाके भी काम करना हो जाता था। तो IBM और उनका ऑफिस पास में ही था जहाँ मैं काम करता था, बेंगलोर में। तो ANZ के ऑफिस चले जाते थे, वहां पे देखते थे कि क्लाइंट कैसे काम करता है, क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन हो रहे हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया बैंक था, तो वो सुबह 7 बजे शुरू हो जाते थे, क्योंकि वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की टाइमिंग, और 2-3 बजे तक निकल लेते थे वो लोग। तो काफी सही था। फिर भी मतलब मुझे लगता है उतना अच्छा एक्सपीरियंस, इन द सेंस लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं था IBM में। मतलब मैंने सीखा, बहुत ज्यादा नहीं सीखा, थोड़ा डेटा स्टेज में भी थोड़ी बहुत चीजें सीखी, लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा नेक्स्ट कंपनी में था, नेस में। तो नेस में क्या था पूरा, ये रैपिड फायर राउंड है, सॉरी मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। तो नेस में काफी ELT प्रोजेक्ट्स थे। तो ELT प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, पूरा सिक्वल में करना होता है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस मैट्रिक्स, एवरीथिंग। वहां मुझे जबरदस्त SQL में एक्सपोजर मिला। तो हाँ, वो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था मेरे कैरियर का, क्योंकि वहां मैंने बहुत अच्छे से SQL सीखा। हम नेटीजा पे काम करते थे, IBM नेटीजा पहले बहुत चलता था फॉर बिग डेटा। तो हाँ, वहां से मैंने सीखा। डिलॉयट में मैंने काफी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सीखा। पहली बार मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनिशियली 4-5 महीने तो मुझे लगा, मैं ऐसे गिव अप करने वाला था। मैं कहा यार, मैं कहाँ ETL बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, ये क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डाल दिया। उसमें UI है अपना, ठीक है, UI में बैकएंड सर्विस रन हो रही है, उसमें प्रोसीजर्स वगैरह बना रहे हैं लोग। उसका ETL भी था, लेकिन ETL कोई और देख रहा था, मैं एज ए बैकएंड इंजीनियर ज्वाइन हुआ था। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं गिव अप नहीं किया मेरे मैनेजर के सपोर्ट से। और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब डिलॉयट में तो मजा ही आ गया, 3-4 साल मैं बता नहीं सकता कितना एंजॉय किया मैंने डिलॉयट में। नॉट ओनली वर्क, वहाँ का कल्चर। एक्चुअली एक इनोवेशन लैब स्टार्ट हुई थी नई डिलॉयट में। जो कंसल्टिंग वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत है। लेकिन हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थे, जो रिसेंटली शुरू हुआ था उस टाइम, 2-3 साल पहले ही। तो वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा था यार, मजा आ गया। मतलब डिलॉयट में तो 3-4 साल, मतलब कोविड नहीं होता तो शायद मैं छोड़ता ही नहीं डिलॉयट। फिर मैंने अमेजन ज्वाइन किया यार। अमेजन में तो मैंने अपने मैनेजर से बहुत सीखा, बहुत अच्छा मैनेजर मिला मुझे।
सुभाष बुलार करके। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला यार, कैसे प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, कैसे रिसोर्स मैनेज करते हैं, कैसे अपनी टीम को आगे ले जाते हैं। तो ये सब काफी सीखा। टेक्निकली देखो तो AWS में मैंने पहली बार काम किया था जब मैं AWS ज्वाइन किया। उससे पहले मैं क्लाउड में काम नहीं किया था, तो पूरा AWS एक्सपोजर मुझे वहां मिला। सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं। वन मिस्टेक दैट यू डिड अर्ली इन योर करियर। वन मिस्टेक, आई थिंक मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। मैं थोड़ा डरता था। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, तो मैं क्लाइंट को या अपने मैनेजर को बहुत जल्दी से कम्युनिकेट नहीं करता था। मैं अपने पास ही रखता था कि यार मैं फिगर आउट करूंगा। मतलब ठीक है, वो एटीट्यूड भी अच्छा है, खुद फिगर आउट करोगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको बताना भी रहता है। तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था मुझे लगता है शुरू में इन्फोसिस में, और उस वजह से काफी मुझे खराब फीडबैक भी मिला था मैनेजर से। राइट, कि बिल्कुल एंड टाइम पे तुमने बताई ये चीज, ऐसा हो जाता था। हम्म। राइट, तो वो मेरा एक प्रॉब्लम था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उस पर काम किया। लेकिन मुझे लगता है कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डे वन। वन मिथ दैट यू फील इज देयर इन डेटा इंडस्ट्री। One myth that the same, right? That you need to know coding. I don't think you need coding to enter into data analytics, right? You can get away without coding. Once you enter, then you can learn it and progress in your career. But without coding, you can enter into data analytics. Got it. So, Ankit, these were all the questions which I had. Thank you for joining us today and helping people to transition into data field. आपकी पूरी इस वीडियो में जितनी भी आपने गाइडेंस दी और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर पीपल जो प्लान करें अभी ट्रांजिशन करने में। Thank you, Raghav, for inviting me. It was a great discussion, I think. थैंक यू अंकित।